पिछले दिनों स्ट्रेट लाइन पर हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने 2,75,000 के करीब करीब वो सरकारी मुलाजिम ना तो पीएससी और ना ही सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इम्तिहान देकर, ना कोई और कॉम्पिटेटिव इम्तिहान देकर मुलाजमत में आए हैं, उसकी लिस्ट तैयार कर रखी है। सूत्रों के हवाले से हमारे पास कुछ डिटेल्स आई हैं। वो डिटेल्स जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के साथ, जम्मू कश्मीर के इन बेरोजगार नौजवानों के मां बाप के साथ और जम्मू कश्मीर के हर उस शहरी के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं जिनके कमेंट्स में कल परसों से पढ़ रहा था। दो बातों की मुझे हैरानगी हुई। पहली तो इस बात की हैरानगी कि आप रिक्रूटमेंट को बिना किसी कंपटीशन के जायज कैसे ठहरा सकते हैं। आप नालायक हैं, आप काबिल नहीं हैं, लेकिन आप सिस्टम का हिस्सा बने हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रिक्रूटमेंट सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की बुनियाद पर होनी चाहिए, यह दुनिया का कानून है। लेकिन जम्मू कश्मीर में कानून कुछ और था। और जो लोग दावा करते हैं कि हमारे वक्तों में मुलाजमत मिला करती थी, उन लोगों ने जम्मू कश्मीर में क्या कुछ किया है वो आपके साथ बयान करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि जम्मू कश्मीर में जो लोग प्रॉपर मैकेनिज्म के जरिए रिक्रूटमेंट एजेंसीज, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, पीएससी हो या कोई और रिक्रूटमेंट का मोड रहा हो, जो उन मोड से आए हैं, उन मुलाजमों की टोटल तादाद 2.46 लाख है। यानी जम्मू कश्मीर में 2.5 लाख मुलाजिम भी नहीं हैं जो 2.5 लाख मुलाजिम सीधे रास्ते से जम्मू कश्मीर की सरकारी मुलाजमत में आए हो। उसके बाद वो लोग जिनकी अपॉइंटमेंट को, जिनकी रिक्रूटमेंट को रेगुलराइज किया गया वक्तन फवक्तन प्रॉपर रिक्रूटमेंट के मोड से, उनकी तादाद भी लगभग 1.4 लाख के करीब करीब बताई जा रही है। और इसका मतलब 3.5 लाख मुलाजिम जम्मू कश्मीर में ऐसा है जो 3.5 लाख मुलाजिम रेगुलर जम्मू कश्मीर सरकार का मुलाजिम है। यानी इसका मतलब यह भी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल लगा, जो डेली वेजर लगा, जो कैजुअल लगा, जो अलग अलग माध्यमों से लगा, जो मैंने आपको 1.4 लाख की बात की और बाद में उनको पक्का किया गया, वो 1.4 लाख लोग हैं, केवल 1.4 लाख लोग। और उसके बाद अब बात करते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि 2.46 लाख लोग हैं केवल जिन्होंने इम्तिहान दिया, इम्तिहान क्वालिफाई किया और इम्तिहान क्वालिफाई करके जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा बने। 1.4 लाख मैंने आपको कहा कि ये डेली वेजर, कैजुअल, और इन लोगों ने कोई इम्तिहान नहीं दिया। ये ना पीएससी में गए, ना जेकेएसएसबी में गए, ना इन लोगों की कैपेबिलिटी, ना इन लोगों की काबिलियत का कभी इम्तिहान हुआ। ये लोग सिस्टम में आए, सिस्टम का हिस्सा बने और अलग अलग हुकूमतों ने कभी SRO 64 के जरिए या कभी किसी और रूट से इन लोगों को पक्का किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रेगुलराइजेशन का स्टेटस क्या है? जहां तक कैजुअल लेबरर्स, डेली रेटेड वर्कर्स का ताल्लुक है, लगभग 58,000 के करीब करीब अभी तक वो लोग भी रेगुलराइज कर दिए गए हैं। यानी 58,000 वो लोग रेगुलराइज हुए जिन लोगों ने कोई इम्तिहान नहीं दिया, जिन लोगों ने कभी जेकेएसएसबी का दरवाजा नहीं देखा, जो लोग एक सरकारी अफसर के कागज पर दस्तखत करने से, एक मंत्री के अप्रूवल से जो लोग सरकारी मुलाजमत में आए, बाद में SRO 64 या किसी और SRO के जरिए जो लोग सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन गए। उसके बाद यह भी आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में रहबर तालीम, रहबर ज़राअत, रहबर खेल, रहबर जंगलात, इसमें भी लगभग 41,000 के करीब करीब लोग अभी तक रेगुलराइज हो चुके हैं। और अगर ये एदाद-ओ-शुमार कुछ कम है, हो सकता है थोड़ा ये नंबर ज्यादा ही हो, मगर मेरे पास जो एदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक 41,000 लोग। अब रहबर तालीम की बात की जाए, उनका कोई कसूर नहीं। सरकार ने 1999 में स्कीम बनाई, उस स्कीम का बेनिफिट जो है उन तमाम नौजवानों को हुआ जो गांव देहात में रहते थे और गांव देहात में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। और कुछ गांव तो ऐसे भी थे जहां पर 12वीं पास सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था और उसे मुलाजमत मिल गई। ठीक है। रहबर ज़राअत को लेकर आप जानते हैं जो एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट आए थे उनको रहबर बनाया गया और उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लाया गया। रहबर खेल, जो लोग स्पोर्ट्स की डिग्रियां और डिप्लोमा करके आए हुए थे, खासतौर पर जो बीपीएड करके आए हुए थे, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, ये डिग्रियां करके आए, उनके लिए रहबर खेल का रास्ता निकाला गया। और जो फॉरेस्ट्री की डिग्रियां करके आए थे, जो मास्टर्स करके आए थे, उन लोगों के लिए रहबर जंगलात की स्कीम बनाई गई।
45,000 के करीब करीब लोग इसमें भी रेगुलराइज किए गए। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओ ने, चूंकि उन लोगों ने कुर्बानी दी है, वो लोग मुल्क के लिए लड़े हैं, उन लोगों ने मुल्क के लिए शहादतें दी हैं, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि अपने मुल्क के लिए जान देना, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देना और अपने मुल्क के लिए अपनी रातों की नींद हराम करना, अपने मुल्क के लिए आतंकियों से लोहा लेना, इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती। एक तो उनकी कुर्बानियों को सलाम, और दूसरा, अगर ये किसी भी मोड से आए हों, ये किसी भी रास्ते से आए हों, मेरा जाती तौर पर यह मानना है कि आप जब मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखकर सिस्टम के अंदर आते हैं, आप किसी भी रास्ते से आए, मुझे रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। एसपीओ जम्मू कश्मीर के जितने भी हैं वो डिजर्व करते हैं कि उन तमाम लोगों को बिना सोचे समझे, बिना अपना दिमाग लगाए रेगुलराइज किया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं जो अपनी जान इस मुल्क के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए हर वक्त देने के लिए तैयार रहते हैं। कई मिसालें मेरे पास हैं जहां एसपीओज ने ऐसा कमाल का काम किया है कि आप उन्हें सलाम किए बगैर नहीं रहते। कितने ऐसे एसपीओज आपको मिलेंगे कि आतंकी कहीं पर मुठभेड़ हुई और अपने जर्नैल को उन लोगों ने कहा, अपने ऑफिसर को उन लोगों ने कहा कि इसके साथ लोहा लेने के लिए मैं जाऊंगा सर, और गए और सरतन की बाजी लगाई और शहादत हासिल की। तो एसपीओज की रेगुलराइजेशन को लेकर उनको जितने बेनिफिट्स मिलने चाहिए उससे दुगने बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए, और एसपीओज को जल्द से जल्द तमाम एसपीओज को रेगुलराइज कर दिया जाना चाहिए, ताकि ये लोग जो मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर करने के लिए तैयार हैं, इन लोगों को वो राहत मिले जिस राहत को ये लोग डिजर्व करते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी इट इज वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद अनरेगुलराइज की डिटेल जहां तक है, उसकी बात भी अगर की जाए तो वो कुछ तफसीलात भी मेरे पास हैं। जहां तक कैजुअल लेबरर्स और डेली रेटेड वर्कर्स का ताल्लुक है, अगर उनकी मैं बात करूं तो जिन्हें अभी तक रेगुलराइज नहीं किया गया है, 1.8 लाख के करीब करीब नंबर है जिन्हें रेगुलराइज डेली वेजेस को नहीं किया गया है। 26,000 एसपीओ हैं जो अभी तक रेगुलराइज नहीं हुए हैं। 4,000 के करीब करीब रहबर तालीम, रहबर ज़राअत, रहबर खेल, रहबर जंगलात हैं जो अभी रेगुलराइज नहीं हुए हैं। कॉरपोरेशंस में, पीएसयूज में और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस में 42,000 के करीब करीब लोग हैं अभी भी जिन्हें रेगुलराइज नहीं किया गया है। तो ये टोटल नंबर बनता है 1.78 लाख के करीब करीब वो मुलाजिम हैं जो जम्मू कश्मीर की सरकार के पेरोल पर हैं, तनख्वाहदार हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन अभी इन्हें रेगुलराइज नहीं किया गया है। तो यानी 1.78 लाख लोग अभी भी हैं जिन्हें रेगुलराइज करना, जिन्हें सिस्टम का हिस्सा बनाना अभी बाकी है। अब यहां पर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। पहली बात तो ये, जहां तक रहबर स्कीम का ताल्लुक है, रहबर तालीम हो, रहबर जंगलात हो, रहबर ज़राअत हो या किसी और महकमे के रहबर हो, रहबर सेहत हो, उसके लिए सरकार ने स्कीम बनाई, उन लोगों ने स्कीम में अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद वो लोग एलिजिबल हुए, उन लोगों ने नौकरियां ले ली। लेकिन ना वो पीएससी के जरिए आए, ना वो एसएसआरबी के जरिए आए। मैंने बड़ी बार कहा, लोगों को बहुत मेरी बात बुरी लगती है पर सच्चाई है, आपको मास्टर टीचर बनने के लिए एसएसबी का इम्तिहान देना पड़ता है, रात दिन पढ़ना पड़ता है, उसके बाद 60-70 हजार बच्चा फॉर्म भरता है, 2 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, उसमें से 800 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। आपको उस पूरे रिगरस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद जाकर आप मास्टर टीचर लगते हैं। वहीं पर आप अपने गांव के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं और आपको नौकरी मिल जाती है पिछले दिनों। और आप देखिए सियासतदान कितना खतरनाक खेल इसमें खेलते हैं, और वो खतरनाक खेल खेलने की वजह यह है कि उनकी मजबूरी है, वो जानते हैं सियासत इसी पर चलती है। सियासतदान ये खेल खेलते हैं कि 1996 से पहले एसआरओ 64 आया, लोग रेगुलराइज हुए। 1996 से लेकर 2002 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार रही, उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में वो लोग थे जो लोग सिस्टम का हिस्सा थे मगर पक्के नहीं हुए। आज भी आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे 99 में मैं लगा था लेकिन पक्का नहीं हुआ। क्यों नहीं किया 1996 से लेकर 2002 वाली सरकार ने इन तमाम लोगों को पक्का? 2002 से पहले रहबर तालीम लग चुके थे। 2003 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद आए, स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद आए, उन्होंने इस स्कीम को क्लोज करने की बात की, स्कीम बंद कर दी गई, ऑर्डर निकला बाज़ाब्ता, लेकिन उसके बाद अपने सियासी दोस्तों और अपने एमएलएज और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलएज के दबाव में आकर उन्होंने दोबारा से स्कीम को शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला, इस स्कीम में उसके बाद लगातार रिक्रूटमेंट होती रही जब तक इस स्कीम के ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगाया गया, लगातार रिक्रूटमेंट होती रही। और रहबर तालीम एक तमाशा बनकर रह गया था। एक वक्त में लड़ाइयां होनी शुरू हो गई, घर घर में लड़ाइयां शुरू हो गई
कि जनाब इस पोस्ट के लिए इस गांव में मेरा बच्चा एलिजिबल है, मेरी बच्ची एलिजिबल है। किसी बच्ची की शादी गांव से बाहर हो गई, फौरन शिकायत करने के लिए लोग पहुंच गए कि जनाब अब ये गांव में रहती नहीं है तो ये मुलाजमत कैसे स्कूल में कर रही है। ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये सिलसिला जारी व सारी रहा। उसके बाद साथ साथ में कैजुअल, डेली वेजर, इन विचारों को भी लगाते रहे। 2002 से लेकर पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन तमाम लोगों को फांसी दे दीजिए जिन लोगों ने बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की हैं। सवाल यह पैदा होता है कि जब आप मुलाजमत देते हैं, आप कैजुअल दें, आप पक्की दें, उसका जिम्मेदार एक तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है और उसके बाद उसका जिम्मेदार हुकूमत होती है, हुकूमत का रहबर होता है। जब हुकूमत के रहबर ने 2002 में तय किया कि हमको रहबर तालीम स्कीम को कंटिन्यू करना है, तो आज क्या हुकूमत के उस रहबर को, हुकूमत के उस लीडर को जिसने स्कीम को कंटिन्यू किया, क्या आज को कटघरे में खड़ा कर दें? 2005 से लेकर 2008 तक गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें क्यों नहीं याद आई डिलेटेड वर्कर्स की? उन्हें क्यों नहीं याद आई कैजुअल लेबरर्स की और इन तमाम लोगों की कि भाई एक ही हाथ में सबको पक्का कर देते हैं? उसके बाद 2008 से लेकर 2014 तक 6 साल उमर अब्दुल्ला की सरकार रही। उन्हें क्यों नहीं याद आई 2014 लोकसभा के चुनावों तक कि हम कोई स्कीम बनाएं ताकि इन तमाम लोगों को रेगुलराइज किया जा सके? मई 2014 में जब वो चुनाव हारे, बुरे तरीके से लोकसभा चुनाव में पिटाई हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद फौरन उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए, एक कमेटी बनाई, उसमें मंत्री रख दिए और कहा जी इनको रेगुलराइज करने के लिए पॉलिसी बनाइए। उस पॉलिसी पर काम भी हुआ थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद हुकूमत चली गई, बात वहीं पर आकर खत्म हो गई। 2014 तक जो लोग डेली वेजर थे, कैजुअल थे, उन्हें पक्का क्यों नहीं किया उन हुकूमतों ने? एक ऑर्डिनेंस निकाल के, एक ऑर्डर निकाल कर आप सबको पक्का कर सकते थे, लेकिन 6 साल आपको इन डेली वेजरों की और कैजुअलों की याद नहीं आई। और मुझे आज भी याद है पीएचई के डेली वेजर और कैजुअल सड़कों के ऊपर शर्टें उतारने पर, नंगे खड़े होने पर मजबूर हो गए थे। वो ताज मुहिउद्दीन का दौर आपको याद होगा। आज मैंने एक स्टेटमेंट और पढ़ा कि दमनकारी नीति इस सरकार की, और इस सरकार ने अपनी दमनकारी नीतियों के चलते सरकारी मुलाजमों को कहा जी आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। एस्मा याद है कितनी बार जम्मू कश्मीर में लगाया गया? एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस ऑर्डर कौन लगा रहा था? ये किसके दौर में ये लगा? किन सरकारी मुलाजमों के ऊपर लगा? क्या वो जो तमाम ट्रेड यूनियन लीडर थे, जाकर उनसे पूछे, उन ट्रेड यूनियन लीडरों से, किन की हुकूमतों में और किन के दौरों में उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ? और पीएचई के डेली वेजर इस बात के गवाह हैं कि हर हुकूमत ने उनके साथ ज्यादती की है। उसके बाद 2014 से लेकर 2018 तक का पीरियड आया, आप एसआरओ 520 लेकर आए, आप वन गो में तमाम को रेगुलराइज कर सकते थे, आपने बायोमेट्रिक कराया, आपने सब कुछ किया, आप मुख्यमंत्री थी, आपने सबको वन गो में रेगुलराइज क्यों नहीं किया? आपको क्यों बनानी पड़ी कमेटी? आपको क्यों बनानी पड़ी एक कमेटी, जिस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई भी केस टू केस बेसिस पर आप पूरा इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये वाकई क्या कहते हैं ये आदमी डिजर्व करता है रेगुलराइज होना, तो रेगुलराइज करिए। कितने लोग आपके वक्त में रेगुलराइज हुए? 3.5-4 साल का पीरियड कम नहीं होता क्या? उस 3.5-4 साल के पीरियड के अंदर अंदर ये तमाम लोग रेगुलराइज नहीं हो सकते थे? और क्या खेल खेला गया उन बच्चों के साथ जो बच्चे नेहरू युवा केंद्र की एक स्कीम के तहत जो है लगाए गए थे? उन बच्चों को पहले यह बोला गया कि जनाब आप तो एक स्कीम के तहत आए हैं, थोड़ी देर के लिए आप लगेंगे, बाद में आपको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? वो निकाले गए, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वही मई आया और हंगामे शुरू हो गए, और हुकूमत को लगा कि बचना है तो तरीका यही है, आइए इनको भी हम वापस ले आते हैं। आप उनको वापस ले आए। जब आपने उनको वापस लाया, पक्का नहीं किया, छोड़ दिया दोबारा से उनको। एसआरओ 520 में वो लोग बच्चे कवर हुए, लेकिन वन गो में रेगुलराइज करने की ताकत आप में क्यों नहीं थी? और उसके बाद ये सारी रिक्रूटमेंट्स रेगुलर मोड से नहीं की गई, इनकी जब मैं तादाद गिनता हूं, जब मैं इनका टोटल लगाता हूं, तो मेरे पास टोटल लगभग यूं समझिए 2,72,000 के करीब आता है। यानी 2,72,000 के करीब वो लोग हैं जिन लोगों को जम्मू कश्मीर की हुकूमत का, 2,62,000 या 72,000 के करीब लोग हैं जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत में का हिस्सा है और जो रेगुलर मोड ऑफ रिक्रूटमेंट से नहीं आए हैं। अच्छा, उसके बाद आपने रहबर तालीम की स्कीम जिस हुकूमत ने लाई, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत थी।
आपको 2003 में बाहर निकाल दिया जम्मू कश्मीर की इन्हीं नौजवानों ने, इन्हीं लोगों ने। यानी आपकी स्कीम का कोई फायदा नहीं हुआ। आपने SRO 64 में लोगों को रेगुलराइज किया, आपने डेली वेजर लगाए, आपने अलग अलग मोडों से लोगों को नौकरियां दी, लेकिन 2002 में आपकी हुकूमत नहीं बनी। हुकूमत बनी PDP कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट। PDP कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट ने रहबर तालीम को कंटिन्यू किया और ऐसी और कई स्कीमें लाई और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगों को अपने जाति, मैं ये तो नहीं कहूंगा जाति मफाद के लिए, बल्कि यूं कहूंगा कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अपनी मर्जी के लोग लगाया आपने। क्या उसके बाद 2009 में लोगों ने आपको जिताया? नहीं, लोगों ने आपको अपोजिशन में बिठाया और उमर अब्दुल्ला की सरकार जम्मू कश्मीर में बनाई। उमर अब्दुल्ला की सरकार ने डेलीगेटेड वर्कर्स को लेकर आखिर में फैसला लिया, नौजवानों को लेकर फैसला लिया और भी बहुत सारे फैसले लिए। क्या उसके बाद उमर अब्दुल्ला की हुकूमत वापस आई? नहीं, उनकी हुकूमत भी वापस नहीं आई। और आप जानते ही हैं कि बीजेपी PDP सरकार का क्या हुआ आखिर में। तो मतलब ये कि आपने जिनको कैजुअल लगाया, आपने जिनको कानूनों की धज्जियां उड़ाकर लगाया, उनको सिस्टम का हिस्सा बनाया आप लोगों ने और मजबूर करके उनको आपने छोड़ दिया और आज वो बिलक रहे हैं आज भी सड़कों के ऊपर। कई PDD में कितने डेली वेजर ऐसे हैं जो तारों की, जो बिजली के खंभों के साथ लटक कर जिनकी मौत हुई। PWD में कितने ऐसे नौजवान हैं जो दिल के अमराज में पड़ गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई। कितने लोग हमारे सिस्टम के जो लोग डेली वेजर रहे, 7,000 रुपया तनख्वाह, 9,000 रुपया तनख्वाह, वो भी वक्त पर उनको नहीं मिलती। कई बार मुझे ये जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासकर लो पेड यूनियन और बाकी यूनियनें जो इनकलाब लाने की बातें करती हैं, आपने कभी मालूम किया कि वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला एक गार्ड 7,000 रुपए में अपनी जिंदगी गुजारता, तनख्वाह 3 महीने के बाद उसको मिलती है? आपने कभी मालूम करने की कोशिश की कि जब किसी डेलीगेटेड वर्कर का, किसी कैजुअल के घर में मौत होती है, उसके बाद उसके घर परिवार की देखरेख करने वाला कौन है? जिन लोगों को आपने सिस्टम का हिस्सा इस तरीके से बनाया कि ना इम्तिहान ना कोई और, आ जाओ पक्के हो जाओगे, ये आ जाओ पक्के हो जाओगे करके जिन बेचारों को आपने सिस्टम का हिस्सा बनाया, उन लोगों के घरों के हालात जाकर देखिए कि आज वो किस तरह की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं और उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है गिरेबान में झांक कर आपको देखना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर एक नमूना बन सकता था पूरे मुल्क के लिए, SRO आप 370 वाली स्टेट थे, हम 370 था जम्मू कश्मीर में, आजाद थे आप फैसला लेने के लिए और अलग अलग दौरों में। हैरानगी की बात ये, कांग्रेस के पास पैकेज नहीं इन तमाम लोगों को रेगुलराइज करने के लिए, 2,72,000 लोगों को रेगुलराइज करने के लिए जो लोग अलग अलग मोड से आए, कांग्रेस के पास कोई पैकेज नहीं। 2014 तक आप कोई पैकेज नहीं ला सके। और उसके बाद अब जब आप कहते हैं कि भाई जिन लोगों ने ये बैकडोर रिक्रूटमेंट्स करी हैं, आप उनको फांसी लगा दीजिए। बैकडोर रिक्रूटमेंट्स के लिए वो लोग, बैकडोर रिक्रूटमेंट्स के लिए हुकूमत का जो सरपरस्त होता है, सबसे पहले वो जिम्मेदार होता है। रहबर तालीम स्कीम पर मोहर चीफ मिनिस्टर ने लगाई। एजुकेशन मिनिस्टर कैबिनेट का एक हिस्सा होता है, वो कोई पॉलिसी बनाता है, जब तक चीफ मिनिस्टर उसको अप्रूव ना करे तब तक वो पॉलिसी लागू नहीं होती। उसके बाद रहबर ज़िराअत, रहबर जंगलात, ये बाकी स्कीमें आई, हुकूमत की मोहर लगी, तब जाकर नौजवानों ने इन स्कीमों में शमूलियत की। आप ये स्कीम नहीं लाते, नौजवान इस स्कीम का हिस्सा बनते नहीं। तो आज नौजवानों को मौरूद इल्जाम ठहराना गलत बात है। उन्हें नौकरी का जो रास्ता मिला, उन्होंने वो रास्ता लिया। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में एक माइंडसेट है, जिस माइंडसेट में लोग ये मानते हैं कि आप पैसा दीजिए तो नौकरी मिल जाती है। ये माइंडसेट क्यों है ऐसा? इसका मतलब कुछ न कुछ सिस्टम के अंदर ऐसा था जिसको बदलने की जरूरत थी, और अब भी कुछ नहीं बदलेगा। इन 5 सालों में भी बहुत बदलाव की कोशिश की गई, लेकिन दोबारा सिस्टम में आप ही लोगों ने आना है। कल फिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे, महबूबा मुफ्ती होंगी, सज्जाद लोन होंगे, अल्ताफ बुखारी होंगे, रविंदर रैना होंगे, सुनील शर्मा होंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह होंगे, देवेंद्र सिंह राणा होंगे। सियासत आप ही लोगों ने करनी है, चुनाव भी आप ही लोगों ने लड़ना है, मैदान में दंगल भी आप ही लोगों ने करनी है, सब कुछ आप ही लोगों ने करना है। हमें यही करना है जो हम आज कर रहे हैं। हम आज भी पत्रकारिता कर रहे हैं, तब भी पत्रकारिता ही कर रहे होंगे। अगर करना आप ही लोगों को है तो इसका मतलब यह है कि वो गलतियां जो आप लोगों ने करी हैं उन्हें मानना जरूरी है, और मानकर सिस्टम के अंदर रिफॉर्म अगर हो रहा है या सिस्टम को रिफॉर्म करने की अगर कोशिश की जा रही है तो सिस्टम के रिफॉर्म में मददगार भी बनना है, और जहां सिस्टम के रिफॉर्म में कोई कमी है, कमजोरी है, उसे पॉइंट आउट करके सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान देना भी जरूरी है।
से मैंने आपको कहा, बड़ी बार जब मेरा कोई व्लॉग आता है तो कुछ नेताओं के फोन शोन आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी देखिए आपने ये बात कर दी। बात करने का हक मुझे है, क्योंकि ना मैंने चुनाव लड़ना है, ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना है, और ना ही मुझे कोई और काम आता है। काम मुझे सिर्फ एक ही आता है, वो जर्नलिज्म, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। और जर्नलिज्म भी जब मैं कर रहा हूं तो जैसे मैंने आपको आज ये डिटेल्स दी हैं, इन डिटेल्स पर गौर कीजिएगा कि 2,46,000 वो बच्चे जो खून पसीना एक करके सिस्टम का हिस्सा बने, और 2,76,000 वो बच्चे जिनको आप लोगों ने सिस्टम का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आपकी सियासत चलती रहे और लोग कहें कि फलाने एमएलए साहब ने 40 लोग मुलाजिम लगाए, फलाने मंत्री जी ने 40 लोग मुलाजिम लगाए। ये कोई कमाल नहीं है। मैंने बार बार मिसाल दी, आप लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों का रिकॉर्ड खंगालिए, और उसके बाद उस रिकॉर्ड को खंगालने के बाद शर्म आएगी आपको आपके ऊपर कि आपने दोनों जगह जो रिक्रूटमेंट की, उस रिक्रूटमेंट में आपने टैलेंट, कैपेबिलिटी और पोटेंशियल की जो तबाही की है, उसके लिए आप खुद को भी नहीं बख्श पाएंगे जो आप लोगों ने किया है। मगर सियासतदानों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तकरीरें रोज सियासतदान असेंबली के अंदर सुनते हैं, मजा आता है इनको तकरीर सुनने में। तो जब आपको तकरीर सुनने की आदत पड़ जाती है तो आप खुद के अंदर बदलाव लाना नहीं चाहते हैं। तो सिस्टम के अंदर जो 2,46,000 लोग अपनी काबिलियत और मेहनत के बलबूते पर आए हैं, वो भी सिस्टम का हिस्सा हैं, और ये जो बाकी लोग हैं ये भी सिस्टम का हिस्सा हैं। मगर ये सिस्टम का हिस्सा पॉलिटिशियंस और जम्मू कश्मीर की जो रिस्पेक्टिव हुकूमतें रही हैं, उन हुकूमतों के फैसलों की वजह से हैं। अगर वो हुकूमतें इक्वल अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी ऑन टाइम को इंश्योर करते तो शायद आज जम्मू कश्मीर की ये हालात नहीं होते जो हालात हैं। आपके पास अच्छा अस्पताल नहीं, दिखाने के लिए अच्छा कॉलेज नहीं, दिखाने के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं, दिखाने के लिए टूरिज्म के नाम पर 1950 की इस दहाई में जो कुछ बन गया, आपके बस उसके अलावा दिखाने के लिए कुछ और नहीं। आज भी दुनिया को आप गुलमर्ग दिखाते हैं, पहलगाम दिखाते हैं, आज भी दुनिया को आप पत्नीटॉप बताते हैं, और आज भी दुनिया को आप जम्मू की 4-5 जगहें बताते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बताते। जबकि आपके पास 5 अगस्त 2019 तक वो जम्मू कश्मीर था जिस जम्मू कश्मीर में फैसला करने का हक सिर्फ आप लोगों का था।